वांग लिन और रेड बटरफ्लाई की लड़ाई के बाद सेंग न्यू नाम को और भी ज्यादा प्रतिष्ठा मिली और जिन ट्रेजर्स का उसने इस्तेमाल किया था उन्हें विभिन्न कल्टीवेशन कंट्रीज के दूतों ने साफ साफ देखा। जब ये दूत अपने अपने देशों में लौटे तो ये खबर चारों ओर फैल गई। चाहे वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग हो, सेलेस्टियल सॉर्ड हो या गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट, ये सभी वस्तुएं अचानक से कल्टीवेटर्स के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गईं। सेंग न्यू नामक व्यक्ति को सुजाकू पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर से नीचे का नंबर 1 व्यक्ति घोषित किया गया। इसी समय माउंट सुजाकू से एक संदेश आया कि रेड बटरफ्लाई ने क्लोज डोर कल्टीवेट कर लिया है ताकि वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को प्राप्त करने की कोशिश कर सके। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार यदि रेड बटरफ्लाई को लड़ाई के दौरान ब्रेक थ्रू हुआ था तो क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना स्वाभाविक था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को पता चला कि सेंग न्यू गायब हो गया है। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। वे बस इतना जानते थे कि सेंग न्यू माउंट सुजाकू में अपना आदेश लेने गया था और वहां से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इस घटना ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। वो वृद्ध जो सुजाकू का शीर्षक रखता था उसने अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन छोड़ी और उत्तर दिशा की ओर देखा। 3 दिन पहले वहां से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे शॉक वेव्स आए थे। इसका मतलब था कि वहां 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करके लड़ रहे थे। इसके अलावा उसने वहां जायंट डीमन क्लैन की ब्लड लाइन पावर को भी महसूस किया। हालांकि सुजाकू की कल्टीवेशन शक्तिशाली थी, वो कोई ईश्वर नहीं था जो पहले से सब जान सके। सुजाकू विशाल और जटिल था, इसलिए बहुत खोजबीन के बाद उसे पता चला कि सेंग न्यू से जुड़ी ये घटना एक्सयू द्वारा शुरू की गई थी और इसमें जायंट डीमन क्लैन ने भी भाग लिया था। हालांकि वो दूसरे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के कल्टीवेटर की पहचान नहीं कर पाया। इसके अलावा जब उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई तो वो केवल धुंधले रूप से ही ये महसूस कर पाया कि वैंग लिन कहाँ है। वो उसकी सटीक स्थिति नहीं जान पाया, जो कि उसके लिए चौंकाने वाली बात थी। उसने अनुमान लगाया कि वांग लिन की ओरिजिन सोल गंभीर चोटों की वजह से बिखर चुकी होगी। इसी कारण वो उसकी सही जगह का पता नहीं लगा सका। हालांकि उसकी नज़र में वांग लिन सिर्फ लियू मे की कल्टीवेशन फर्नेस में से एक था। वह महत्वपूर्ण तो था, लेकिन इतना नहीं कि विशेष ध्यान दिया जाए। लियू में सुजाकू कॉन्टिनेंट के उत्तरी छोर पर जाओ, वांग लिन वहीं है। यह संदेश छोड़कर वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से बंद द्वार साधना क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया। एक्सयूई की हरकतें उसकी इच्छा के खिलाफ थी। भविष्य में वे जरूर किसी खतरे में पड़ेंगे। लियू मे की छवि माउंट सुजाकू से नीचे उतरती है और वो एक प्रकाश की किरण में बदलकर सुजाकू कॉन्टिनेंट के उत्तर की ओर उड़ जाती है। इसी समय माउंट सुजाकू की एक चट्टान पर एक स्त्री खड़ी थी जिसने लाल घूंघट पहन रखा था। उसकी आंखें खाली थीं और उनमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। उसके पैरों के पास एक चमकता हुआ लाल फूल था। जैसे ही हवा चली फूल कांपने लगा, मानो उड़ने ही वाला हो, लेकिन वो फिर भी जमीन में जड़ जमाए बढ़ने की कोशिश करता रहा। कियान फेंग की आकृति उस लाल घूंघट वाली स्त्री के पीछे प्रकट हुई। उसने अपनी उंगली से झटका दिया और उस स्त्री के पैरों के पास का फूल धूल में बदल गया। हार्टलेस, मुझे पता है कि तुमने अपनी ओरिजिन सोल का थोड़ा सा हिस्सा कहीं छिपाया है, लेकिन जब तक मैं नियंत्रण में हूँ एक और जीक्सिन नहीं होगी। कियान फेंग ने अपना दायां हाथ उस स्त्री के चेहरे पर रखा और एक दुष्ट मुस्कान दी। 1 महीना बाद सुजाकू कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में एक गांव में एक युवक गांव के प्रवेश द्वार पर एक चट्टान पर बैठा था। उसके चेहरे पर बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले जख्म थे, जिससे वो बहुत भयानक दिखता था और उसकी आंखें बुझी हुई थीं। वह दूर कहीं देख रहा था। उसकी आंखें स्थिर नहीं थीं। उनमें केवल दुख और उलझन थी। जब ग्रामीण गांव के द्वार से गुजरे तो वे उसे घृणा की नजर से देखते हुए उसके पास से घूमकर निकल जाते। युवक के चेहरे का भाव जरा भी नहीं बदला जब लोग उसके पास से गुजरे। वो बस उसी तरह दूर देखता रहा। थोड़ी ही देर में फूलों वाली कमीज और पैंट पहने एक किशोरी वहां आई। उसके पीछे बछड़े के आकार का एक कुत्ता चल रहा था। वो लड़की लगभग 14 और 15 साल की लगती थी। उसका चेहरा गोरा था और आंखें बड़ी बड़ी थीं। लड़की युवक से लगभग 30 फीट की दूरी पर रुक गई और चिल्लाकर बोली, बदसूरत गूंगे, मेरे पापा ने कहा है तुम्हें खाने के लिए बुला लूं। युवक ने मुड़कर लड़की की तरफ देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। शायद वो बहुत देर तक बैठा रहा था, इसलिए उसके पैर सुन्न हो गए थे और खड़े होते हुए वो लगभग गिर गया। ये देखकर लड़की हंस पड़ी। गूंगे, जल्दी कर, मुझे भूख लगी है।
लड़की ने मुड़कर कहा और फिर गांव की ओर वापस चल दी। कुत्ता उसके आगे आगे भाग रहा था, जैसे रास्ता साफ कर रहा हो। युवक धीरे धीरे लड़की के पीछे चलने लगा। जब उसने गांव की ओर देखा तो उसकी आंखों में मौजूद उदासी और भी गहरी हो गई। गांव के प्रवेश द्वार के पास एक घर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसकी नीली कमीज इतनी बार धुल चुकी थी कि अब वो सफेद लगने लगी थी। जमीन पर जड़ी बूटियां फैली हुई थी। जब हवा चलती तो उनकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती। लड़की उछलते कूदते कमरे में दाखिल हुई, आदमी के पास बैठ गई और बोली, पापा, मैंने गूंगे को बुला लिया है। आदमी ने भौहें तानी। उसने लड़की की ओर देखा और डांटते हुए कहा, तमीज से बात कर, उसे चाचू कहो। लड़की ने जीभ बाहर निकाली और कुछ नहीं बोली। फिर वो घर के अंदर भाग गई और अपनी माँ की मदद करने लगी मेज सजाने में। अधेड़ व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उस युवक की ओर देखा। वो बोला, भाई, तुम बुरा मत मानना, ये रुई हमेशा से ऐसी ही है। आओ जरा देखूं अब तक कितनी तबीयत ठीक हुई है। युवक ने सिर हिलाया और व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी बाह फैलाई जो बेहद दुबली पतली थी, मानो हड्डियों पर केवल त्वचा चिपकी हो। व्यक्ति ने अपनी हथेली उसकी बाह पर रखी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अब तुम बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ी और दवा दूंगा, उसके बाद बस शरीर को पोषण देना होगा और सब ठीक हो जाएगा। युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उस अधेड़ व्यक्ति ने जब युवक को पहली बार देखा था, वो लकड़ियां लेने जंगल गया हुआ था। ये 1 महीना पहले की बात है। उस समय ये युवक मृत्यु के कगार पर था। वो आदमी एक वैद्य और एक पिता था, इसलिए उसने इस युवक को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करने का फैसला किया। युवक की हालत बहुत गंभीर थी। उसके आंतरिक अंग भी इधर उधर खिसक चुके थे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। उस अधेड़ को खुद भी भरोसा नहीं था कि वो युवक को बचा पाएगा, पर उसने उसे भाग्य के हवाले कर दिया। लेकिन युवक का शरीर कुछ अलग ही था। 10 दिन में उसकी हालत सुधरने लगी और वो होश में आ गया। लेकिन होश में आने के बाद पता चला कि वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा था। इसी समय एक स्त्री घर से बाहर निकली और लड़की उसके पीछे पीछे आई। दोनों ने कुछ बर्तन उठाए और उन्हें मेज पर रखा। लड़की ने मुंह फुलाकर कहा, माँ, मैं गूंगे के साथ नहीं खाऊंगी। वो इतना बदसूरत है कि उसके सामने खाना खाने का मन ही नहीं करता। तू? बीच उम्र के आदमी ने लड़की को घूर कर देखा। स्त्री तुरंत लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके कटोरे में कुछ व्यंजन परोस दिए। रुई, तुम घर के अंदर जाकर खाना खाओ। लड़की ने मुंह बनाया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि युवक ने कांपते हाथों से अपना कटोरा उठाया। वह खड़ा हुआ, आंगन से बाहर चला गया, एक चट्टान पर बैठ गया और अपने कटोरे के चावल को देखते हुए सोच में डूब गया। कल्टीवेशन जगत में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। वह वांग लिन था। कभी जो शिखर पर था, वह अब इस स्थिति में पहुंच गया था और इस सब का कारण थे एक्सुई युई और जायंट डीमन क्लैन। वांग लिन का दायां हाथ कांप रहा था जब उसने अपना कटोरा चट्टान पर रखा। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। 1 महीने पहले उसकी ओरिजिन सोल बिखर गई थी। उसकी ओरिजिन सोल बिखर चुकी थी, पर पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसके शरीर में वो टूटे हुए टुकड़ों के रूप में अब भी मौजूद थी, लेकिन समय के साथ साथ ये टुकड़े धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। उसका शरीर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन किसी अजीब संयोगवश ओरिजिन सोल के टूटने के समय जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकली थी, उसने उसके शरीर की कुछ मरम्मत कर दी। इसी कारण वो कुछ हद तक ठीक हो पाया। हालांकि अब वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी खो चुका था और एक सामान्य मनुष्य बन चुका था, इतना कमजोर कि एक कटोरा तक ठीक से नहीं थाम सकता। इस समय कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे एक घूंसे में जमीन पर गिरा सकता था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी ओरिजिन सोल के बिखरने का असर छू में स्थित उसके मूल शरीर ओरिजिनल बॉडी पर भी पड़ेगा। वह शरीर एक गहरी नींद में चला गया था और अब तक जागा नहीं था। ये वांग लिन के लिए बहुत बुरी खबर थी। अगर उसका मूल शरीर सोया न होता तो वह उसे यहाँ बुला सकता था। फिर उसे बस एक ऐसी जगह ढूंढनी होती जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी प्रचुर मात्रा में हो और वो फिर से कल्टीवेशन शुरू कर सकता था। लेकिन अब ये सब एक सपना बनकर रह गया। वह वास्तव में गूंगा नहीं था, वह बस बोलना नहीं चाहता था। टी डोमेन द्वारा छोड़े गए निशानों के कारण उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था, जिससे लोग उसे देखकर नफरत करने लगे थे। इस गांव के उस दंपत्ति के अलावा किसी ने भी उससे कभी कोई अच्छी बात नहीं की। बिना स्पिरिचुअल पावर के
वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग तक नहीं खोल सकता था। अब वो पूरी तरह से एक सामान्य मनुष्य बन चुका था। वांग लिन ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने कटोरे का सारा चावल खा लिया। 9 साल में वान ईआर को फिर से हेवंस रीइंकार्नेशन साइकिल का सामना करना होगा। 9 साल वांग लिन ने आखिरी कॉर्ड निगला और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। इस पूरे महीने में वो यही सोचता रहा कि कैसे वो फिर से अपनी कल्टीवेशन प्राप्त कर सके। जब तक उसके शरीर पर लगे डोमेन और सील को तोड़ा न जाए, वो अपनी कल्टीवेशन नहीं लौटा सकता। लेकिन उन दोनों को तोड़ने का कोई तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। रात के समय वांग लिन आंगन की लकड़ी की झोपड़ी में लेट गया और धीरे धीरे नींद में चला गया। उसका शरीर अभी भी बेहद कमजोर था, उसमें जरा भी ताकत नहीं थी। अगली सुबह अधेड़ व्यक्ति अपनी पीठ पर एक टोकरी लेकर कुछ शिकारियों के साथ पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने चला गया। वांग लिन ने आंखें खोली, कमल मुद्रा में बैठ गया और चुपचाप झोपड़ी के अंदर ध्यान लगाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली। उसके शरीर में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, इसलिए साधना करना असंभव था। केवल किसी अत्यधिक स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह पर जबरदस्ती साधना करके वो थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसी समय वह लड़की घर से बाहर निकली। उसने वांग लिन को देखा और मुंह फुलाकर बोली, कुरुप गूंगे, तुम यहाँ 1 महीने से रह रहे हो, कब जाओगे? ये मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि तुम्हारे लिए रोज खाना बने। महिला भी घर से बाहर आई और लड़की को डांटा, एरवी, तुम्हारे पापा ने कितनी बार कहा है कि उन्हें चाचू बुलाओ। लड़की ने नाखुशी से मुंह बनाया और बोली, शिवकाई, मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो गेट की ओर बढ़ गई। यार्ड के एक कोने से अचानक कुत्ता दौड़ता हुआ निकला और लड़की के पीछे पूंछ हिलाते हुए चल पड़ा। महिला ने वांग लिन की ओर देखा और क्षमा पूर्वक बोली, बच्ची है, समझ नहीं रखती, बुरा मत मानिए। उसके पापा पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने गए हैं। उन्होंने कहा था कि आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। जब अच्छा महसूस हो तब चले जाना। पलक झपकते आधा महीना बीत गया। पिछले आधे महीने में वांग लिन ने कुछ सूखा खाना इकट्ठा कर लिया था और उसे कपड़े में लपेट लिया। चांदनी की रोशनी में वो गांव से बाहर निकल पड़ा। इस पल अचानक उसके मन में 500 साल पहले की यादें ताजा हो गईं। जब हेंग यू सेक्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया था, तब भी वो आधी रात को घर छोड़कर निकला था। उसके निकलने के बाद ही उसकी यात्रा शुरू हुई थी। तब से अब तक 500 साल बीत चुके थे। उसने एक लंबी सांस ली और दूर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो अभी कहाँ है। जब उसे उस ट्रांसफर एरे द्वारा टेलीपोर्ट किया गया, तब उसके पास सोचने का समय नहीं था कि वो कहाँ आ गया है। अभी वो केवल एक स्पिरिट वेन खोजना चाहता था, ताकि वो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त कर सके और फिर डोमेन और सील को तोड़ने का रास्ता खोज सके जो उसे जकड़े हुए थे। रात के समय ठंडी हवा चल रही थी और वांग लिन का शरीर कांप उठा। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और सोचने लगा कि आखिरी बार उसे एक साधारण मॉर्टल जैसा महसूस कब हुआ था। ये स्थिति तो उस समय से भी कई गुना खराब थी जब वो मोर्टालिटी में परिवर्तित हो रहा था। रास्ते में चलते हुए वांग लिन की सांसें उखड़ने लगती थीं, इसलिए उसे बार बार रुकना पड़ता था। उसका सफर स्वाभाविक रूप से बहुत धीमा था। 7 दिन बीत चुके थे और वह अभी भी मुख्य सड़क पर चल रहा था। हालांकि उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो उसे महसूस कर सकता था। उसने कुछ स्थानों पर स्पिरिट एनर्जी महसूस की, लेकिन जितना भी प्रयास किया वो अपने शरीर में उसे एकत्र नहीं कर सका। वांग लिन ने कड़वाहट से सोचा, शायद सिर्फ स्थानीय सेक्ट्स के पास ही गाढ़ी स्पिरिट एनर्जी होती है, लेकिन अपने वर्तमान शरीर की हालत में वो किसी सेक्ट में कैसे प्रवेश कर सकता था। वांग लिन ने आकाश की ओर देखा और उसके दिल में निराशा की एक झलक आई, लेकिन वह झलक तुरंत ही उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से दब गई। उसने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, एक्सवीयूई और जायंट डीमन क्लैन, मैं नहीं भूलूंगा। जो तुमने किया है उसका 100 गुना लौटाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। वो खड़ा हुआ और फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। काले घोड़ों का एक समूह उसके पास आ पहुंचा। इन घोड़ों पर बैठे थे बड़े बड़े डरावने चेहरे वाले लोग। उनमें से एक आदमी ने वांग लिन को देखा और घोड़ा रोककर बोला, हा, कैसा बदसूरत लड़का है, पर दिखता है जैसे पैसा कमाने का जरिया हो। वो आगे बढ़ा और वांग लिन को पकड़ लिया। सामने से एक चिल्लाहट आई, फोथमा क्या कर रहा है? बॉस, मैंने एक पैसा उगाने का तरीका ढूंढ लिया है।
अगर इस बदसूरत लड़के की टांगें तोड़ दें तो हम इसका इस्तेमाल हेवनली पावर एस्कॉर्ट कंपनी की गाड़ियों को रोकने में कर सकते हैं। अपने लोगों को क्यों जोखिम में डालें? वह नाइफ स्कार वाला आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे आया। उसने वांग लिन को उठाया और बोला, बॉस देखो। वांग लिन की आंखें बंद थीं। वो बहुत गुस्से में था। केवल कुछ मॉर्टल मार्शल आर्टिस्ट उसे इस तरह बेइज्जत कर सकते थे। एक बहुत बड़ा आदमी घोड़े पर बैठा था। उसने वांग लिन को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, ले चलो इसे। 18 घोड़े तेजी से आगे बढ़े। 1500 किलोमीटर बाद वे एक चौराहे पर रुके। सभी ने जल्दी से मास्क पहने, रास्ते के दोनों ओर फैल गए और छुप गए। इन लोगों की चालें बहुत ही सटीक थीं। साफ था कि ये लोग ये सब अक्सर करते थे। पलक झपकते ही वहां सिर्फ 2 लोग रह गए, नाइफ स्कार वाला आदमी और वांग लिन। उसने वांग लिन को जमीन पर रखा और कुछ खास बिंदुओं पर अपनी उंगलियों से वार किया। कचाक की आवाज के साथ वांग लिन की टांगें और कंधे टूट गए। दर्द की लहरें उसके शरीर में दौड़ गईं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर छलक आईं। उसने उस आदमी का चेहरा अपनी आंखों में बसा लिया। नाइफ स्कार वाला आदमी हंसा, कुछ मेडिकल पेस्ट निकाला और वांग लिन के घावों पर लगा दिया, फिर झाड़ियों में गायब हो गया। वांग लिन वहां चुपचाप पड़ा था, पर उसके अंदर एक घातक क्रोध भर चुका था। उसने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था, लेकिन अब उसका शरीर बेहद कमजोर था और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक घोड़े पर कोई व्यक्ति आया और चिल्लाया, लीडर, एक लाश पड़ी है। उसने वांग लिन को लात मारकर एक तरफ किया और वापस चला गया। जैसे ही कारवां आगे बढ़ा, चारों तरफ मशालें जल उठी। हा, हेवनली पावर एस्कॉर्ट कंपनी, क्या तुम सोचते थे मैं तुम्हें नहीं लूटूंगा अगर तुम दूसरी राह से जाओगे? अब यहीं रुक जाओ। 18 डाकू बाहर निकले। किसी ने मशाल से वांग लिन पर लगे पेस्ट को जला दिया। वो पेस्ट गैस में बदल गया जो पूरे कैरेज पर फैल गई। फायर क्लाउड पॉइजन, किसी ने चिल्लाकर कहा। ठीक पहचाना, ये 18 फायर क्लाउड हीरोज का जहर है। आज कोई नहीं बचेगा। कुछ ही मिनटों में आधे से ज्यादा एस्कॉर्ट टीम मारे जा चुके थे। चीखें रात की खामोशी में गूंजती रहीं। नाइफ स्कार वाला आदमी हंसा, बॉस, यहाँ 3 औरतें भी हैं। उसने उनमें से एक को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। बाकी 2 भी पकड़ ली गई। बड़े आदमी ने एक बॉक्स निकाला, उसे देखा और मुस्कराया। चलो भाइयों। नाइफ स्कार वाला आदमी बोला, बॉस, ये लड़का अभी जिंदा है, क्यों न इसे कुछ और दिन इस्तेमाल कर लें? बड़े आदमी ने सिर हिलाया और सब घोड़े पर सवार होकर चले गए। वांग लिन को पीछे के वाटर प्रिजन में फेंक दिया गया। वहां अंधेरा था, सन्नाटा था और उसके शरीर का आधा हिस्सा गंदे पानी में डूबा हुआ था। वो लटका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे। उसके हाथ पैरों में जलन भरा दर्द था। दर्द के बीच भी उसने अपनी आंखें खोली और उसकी चेतना वापस आई। बहुत दूर से एक चीख सुनाई दी, बहुत धीमी, पर इस सन्नाटे में गूंजती हुई। अब उसके पास ना स्पिरिचुअल एनर्जी थी, ना ओरिजिन सोल, ना ही मॉर्टल की ताकत। उसका बैग ऑफ होल्डिंग भी गायब था। जरूर उन मार्शल आर्टिस्ट ने ले लिया था। ठीक उसी समय लियू मेई की सुंदर आकृति फायर क्लाउड विलेज के ऊपर से उड़ती हुई गई। उसे ये पता नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो इस विलेज के अंदर ही था। वांग लिन अब भी शांत था, पर उसकी आंखों में चमक आ रही थी। इस वाटर केज में वो स्पिरिट एनर्जी महसूस कर सकता था, और वो स्पिरिट एनर्जी पहाड़ से नहीं, इस गंदे पानी से आ रही थी।